गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको आपके टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण के प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया गया था, जिसमें आपको 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए गए: sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि sp संकरण, sp2 संकरण एवं sp3 संकरण। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s एक p ऑर्बिटल मिल करके 2 sp और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते थे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s व 2 p ऑर्बिटल मिल करके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते थे। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल मिल करके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते थे। ज्योमेट्री आपने देखी, sp हाइब्रिडाइजेशन में जो आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री थी, अणु की जो संरचना थी वो थी लीनियर यानी कि रेखीय, और बंध का जो कोण था, बॉन्ड एंगल था 180 डिग्री। इसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन में या sp2 संकरण में जो बंध का कोण था वो था 120 डिग्री और संरचना थी त्रिकोणमिति यानी कि ट्राइगोनल। एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल था, आपके संकरित कक्षकों के बीच का जो बंध कोण था वो था 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट्स, और स्ट्रक्चर था टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो है हाइब्रिडाइजेशन का, ये 3 टाइप्स के साथ वहीं पर कंप्लीट होता है। आगे जब उसके और टाइप्स पढ़ाए जाएंगे, जब भी आपके सिलेबस में होंगे, तो उनको आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि आणविक कक्षक का सिद्धांत। तो हम लोग जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का, आधुनिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ने थे: वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये तीनों ही सिद्धांत पढ़ने का कारण स्पष्ट था कि हमें मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, बंध की संरचना किस प्रकार से होती है, और उनकी जो ज्योमेट्री है, जो शेप है मॉलिक्यूल का, जो आकृति है, वो किस बात पर निर्भर करती है, ये सारी पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए, जिसके थ्रू हमने यहाँ पर 2 थ्योरीज अपनी कंप्लीट कर ली। अब जो हमारी थर्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर आणविक कक्षक सिद्धांत, ये सबसे ज़्यादा स्थायी या सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है, यानी कि सबसे ज़्यादा वैलिड जो थ्योरी है हमारी, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्यों? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग, मतलब जिन साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया, नाम था हुंड व मुल्किन। हुंड व मुल्किन 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग करते हैं, जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, बंध बनाते हैं, तो फिर वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रह जाते हैं। उसके बाद क्योंकि वो एटम्स मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम बदल करके हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि आणविक कक्षक। यानी कि जो आपके परमाणविक कक्षक हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? आणविक कक्षकों में। जिस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक वैसे ही अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगी, जो आणविक कक्षक होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे। तो बात आती है कि ये जो थ्योरी है ये इम्पोर्टेंट किस लिए है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, वो हमें क्लियरली पता चल सके, संरचना जो है वो हमें क्लियर हो सके। सेकंड चीज़, हमें उनका मैग्नेटिक नेचर यानी कि चुंबकत्व का जो गुण है, उनका चुंबकत्व की जो प्रकृति है, हमारे आयनों के, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो हमारे अणु होंगे, उनमें क्या उनका मैग्नेटिक नेचर शो होगा, ये हमें पता चल सके। और थर्ड चीज़, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि बंध की कोटि। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड पाए जा रहे हैं वो कितने होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, किस तरह का बॉन्ड बनेगा। तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यानी कि आणविक कक्षक के सिद्धांत में क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में उपस्थित होते हैं, यानी कि एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल में पाए जाएंगे, यानी कि परमाणविक कक्षकों में उपस्थित होंगे। और ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन, या जब हमारे इलेक्ट्रॉन किसी अणु में पाए जाएंगे, किसी मॉलिक्यूल में पाए जाएंगे, तो वे परमाणविक कक्षक में ना प्रेजेंट होकर के
वे आणविक कक्षक में उपस्थित होंगे, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जगह मॉलिकुलर ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, वो होगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। कब? जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर हो करके, पेयरिंग करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो एटम्स हैं उनको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे परमाणु को अणुओं में परिवर्तित कर देंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा और फिर नया सिद्धांत लागू होगा, वो होगा आणविक कक्षक यानी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि जब दो परमाणु आपस में आकर के अणु की संरचना करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, जब दो एटम्स आ करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, केवल वही ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे, केवल वही कक्षक, परमाणुविक कक्षक एक दूसरे के साथ बंध बनाएंगे जिनकी ऊर्जा क्या होगी, समान होगी, तथा जो एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगे, एक दूसरे के सममित होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 1s वाला ऑर्बिटल होगा वो 1s वाले ऑर्बिटल के साथ ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेगा। 2s वाला जो है वो सिर्फ 2s के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। 1s वाला 2s के साथ नहीं कर सकता, 2s वाला 1s के साथ नहीं कर सकता। कारण क्या होगा? क्योंकि 1s की जो ऊर्जा है वो 2s के कंपैरिजन में कम मानी जाएगी, और इसी तरह से 2s की जो ऊर्जा होगी, जो एनर्जी होगी, वो 1s से ज़्यादा होगी। जबकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है, आणविक कक्षक का सिद्धांत कहता है कि केवल जो बंध बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो साझा हो सकता है, वो समान ऊर्जा वाले कक्षकों के मध्य ही हो सकता है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि 1s का जो ऑर्बिटल होगा वो 1s ऑर्बिटल के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेगा। 1s वाला 2s के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं शो कर सकता। देन इसके बाद इन्होंने कहा कि जो ऑर्बिटल्स होने चाहिए वो एक दूसरे के सिमेट्रिक होने चाहिए। तो अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें तो ये तो देखने में दोनों ही एक दूसरे के हमेशा सिमेट्रिक होंगे, तो इन दोनों के बीच तो बंध बन जाएगा। लेकिन जब हम p की बात करते हैं, p ऑर्बिटल्स की बात करें, तो देखिए p में हमारे सामने तीन आते हैं, एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है। तो px, py और pz और एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलग अलग होने के कारण इन्होंने कहा कि जो परमाणुविक कक्षक, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, उनकी जो सिमेट्री है वो उनके मध्य होनी चाहिए, उनके बीच सममिता होनी चाहिए। सममित होने का मतलब है कि px वाला जो ऑर्बिटल है वो px के साथ ही बॉन्डिंग करेगा। इलेक्ट्रॉनों का जो साझा होगा वो px का px के साथ होगा, py का py के साथ होगा और pz का pz के साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर होंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट निकल करके सामने आया। इसके बाद इन्होंने सेकंड पॉइंट में एक और पॉइंट इंक्लूड किया जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट था। क्या कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इस तरह से देखिए, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो ये दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, यानी कि दो परमाणुविक कक्षक जब आपस में संयोग करेंगे तो उनके संयोजन से, उनके कॉम्बिनेशन से जो दो नए प्रकार के ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कैसे होंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल, लेकिन नंबर वही क्या होगा, सेम होगा। अब इसमें आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है कि जब हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल 1+1 दो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर क्या करेंगे, दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, दो परमाणुविक कक्षकों का यहाँ पर निर्माण करेंगे, तो ये जो दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे ये दोनों अलग अलग प्रकार के होंगे। इनमें से एक होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि बंधित आणविक कक्षक, और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि अबंधित आणविक कक्षक। एंड जो आपका बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा उसकी जो एनर्जी है वो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल ले लें, ये हमने ले लिया एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि परमाणुविक कक्षक, तो इनकी जो ऊर्जा है, जो बंधित हमारे परमाणुविक कक्षक, जो आणविक कक्षक होंगे, उनकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, इनसे कम होगी, एनर्जी जो होगी कम होगी। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो इनसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। किनसे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। पॉइंट एकदम क्लियर है कि आणविक कक्षकों में दो प्रकार के कक्षक पाए जाएंगे, एक पाए जाएंगे बंधित, एक पाए जाएंगे अबंधित, यानी कि एक पाए जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एक पाई जाएगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जो आपस में बंध बना रहे हैं, यानी कि बॉन्ड बना रहे हैं, और जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होकर के बंध बना लेते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उनकी जो ऊर्जा होती है वो
बढ़ जाती है, जिसके कारण इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, पहले की तुलना में कम हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में क्या होगा, अबंधित आणविक कक्षकों के केस में क्या होगा कि इनकी जो एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग कर नहीं रहे हैं, इन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनके बीच रिपल्शन होगा, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और इस वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि जब दो परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो दो नए आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनमें से एक आणविक कक्षक जो होता है हमारा बंधित आणविक कक्षक होता है और दूसरा जो होता है वो अबंधित आणविक कक्षक होता है। यानी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो ऊर्जा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में कम पाई जाती है। बंधित कक्षकों की जो ऊर्जा है वह परमाणविक कक्षकों की तुलना में कम होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों के बीच बंध बन जाता है, जब इलेक्ट्रॉनों के बीच बॉन्ड बन जाता है तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके विपरीत जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जो अबंधित आणविक कक्षक होते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो पाए जाएंगे, उनके बीच बॉन्डिंग नहीं होगी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हमारी अबंधित कक्षक है हमारे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से इनकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। और इस तरह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इसको मैं आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लीजिए। ये देखिए, ये है आपका परमाणविक कक्षक, एक परमाणविक कक्षक है, ये दूसरा परमाणविक कक्षक है। यानी कि ये आपकी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो वो शो होंगे यहाँ पर शाई ए प्लस शाई बी से। ये दोनों दिखा रहे हैं बंधन, यानी कि आबंधी आणविक कक्षक है। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी देखिए इन दोनों के कंपैरिजन में, ये हम देखिए ऊर्जा का ग्राफ बनाया हुआ है, तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा है और इसकी ऊर्जा क्या है, कम है, ये नीचे आ रहा है। वहीं पर इसके विपरीत जो प्रति आबंधी आणविक कक्षक होंगे, यहाँ पर तो कोई बॉन्डिंग हुई नहीं, शाई ए माइनस शाई बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी आप देख रहे हैं वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये आपका एनर्जी का डायग्राम है, ऊर्जा का आपका ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया, जिसमें ये सिद्ध हो रहा है कि जो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, जो आबंधी आणविक कक्षक होते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है वो परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कम होती है, जबकि जो प्रति आबंधी हमारे आणविक कक्षक होंगे, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। कारण क्या है? क्योंकि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन साझा किए जाते हैं तो उन साझा करने की वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच कोई साझा नहीं होता है, जब वे प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसमें इन्होंने आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि आबंधी आणविक कक्षक और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रतिबंधी आणविक कक्षकों का जो सिद्धांत है उसको और क्लियरली आपको बताया है। क्लियरली बताने में इन्होंने करा क्या कि हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जब ये चक्कर लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के फॉर्म में यानी कि तरंग के रूप में गति करते हैं। आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ाया गया था वहाँ पर आपको बताया गया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव नेचर तथा पार्टिकल नेचर दोनों शो करते हैं। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या शो करेंगे, वेव नेचर यानी कि तरंग प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ये अपनी तरंग प्रकृति को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पर तरंग प्रकृति जो है वो शो करी जा रही है शाई से, ठीक है। तो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम होगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन भी रोटेट कर रहे हैं चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो ये हमने मान लिया पहला एटम है ए, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की तरंग गति होगी वो शाय ए होगी, और यहाँ पर जो तरंग ऊर्जा होगी वो शाय बी होगी। ये दूसरा वाला एटम मान लिया, क्लियर है। तो हुंड व मुल्किन ने कहा कि जब दो इलेक्ट्रॉनों की जो तरंग है
उनकी जो तरंग ऊर्जा है वो एक दूसरे में जुड़ेगी, यानी कि शाय ए प्लस शाय बी होगा। जब उनकी तरंग ऊर्जा एक दूसरे में जुड़ेगी, जो शाय ए है और शाय बी जुड़ेगा, तो इनके संयोग से बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि आबंधी आणविक कक्षक। और उसके विपरीत जब ये तरंग जो है एक दूसरे से क्या होगी, अंतर प्रदर्शित करेगी, एक दूसरे से डिफरेंट शो करेगी, तो उस कंडीशन में बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि प्रतिबंधी आणविक कक्षक। इस तरह से हमारे दो तरह के कक्षक बनते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये दोनों चीज़ें किस बात पर निर्भर कर रही हैं? ये डिपेंड कर रही हैं हमारे इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति पे। जब दो इलेक्ट्रॉनों की जो तरंग प्रकृति है वो एक जैसी होगी, जो वेव नेचर होगा एक जैसा होगा, तो वो दोनों आपस में संयोग करेंगे शाय ए प्लस शाय बी और बनाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि आबंधी आणविक कक्षक। और इसकी जो ऊर्जा होगी ये यहाँ पर उपस्थित जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, जो परमाणविक कक्षक होंगे, इनसे क्या होगी, कम हो जाएगी, इनसे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों यहाँ पर अपनी अपनी प्रकृति का अंतर प्रदर्शित करेंगे। अंतर प्रदर्शित करने का मतलब है ये अपनी ऊर्जा शो करेगा, ये अपनी एनर्जी शो करेगा, कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, ऊर्जा का जो बंटवारा है वो हुआ ही नहीं, दोनों अपनी अपनी ऊर्जा लेकर के उपस्थित हैं। इस वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, इसमें यह कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि परमाणविक कक्षकों में, परमाणविक कक्षकों में उपस्थित होते हैं, तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रायिकता होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा उसके ऑर्बिटल्स में होती है। ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी आपको यही बताई गई थी, क्योंकि नाभिक के चारों तरफ पाए जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिकतम होती है। ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताया गया था कि दैट 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि किसी भी परमाणु में जो परमाणविक कक्षक है वह स्थान होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक उसी तरह से जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जो आणविक कक्षक होंगे, ये वे स्थान होंगे जहाँ पर किसी मॉलिक्यूल में, किसी अणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की, सबसे ज़्यादा पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो कहाँ होगी, उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, यानी कि आणविक कक्षकों में। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं वो दो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। एक होता है आपबाउ का नियम, आपबाउ प्रिंसिपल, और दूसरा होता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि पाउलीज का अपवाद का नियम। इन दोनों नियमों के आधार पर हम क्या करते हैं, हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। आपको शायद याद भी होगा 1s2, 2s2, 2p2, 3s2, 3p6, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करे जाते थे, भरे जाते थे एटॉमिक ऑर्बिटल में। कहाँ पर? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि परमाणविक कक्षकों में। तो ठीक उसी तरह से हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन आपबाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फिलिंग होती है उसमें हमारे पास दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको हम शो करते हैं शाय से और सिग्मा से, और दूसरा होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको हम शो करते हैं सिग्मा स्टार से। तो अब देखिए, अब आप भरेंगे जब, तो भरेंगे पहले सिग्मा 1s2, फिर आप भरेंगे सिग्मा स्टार 1s2, इसी के साथ फिर आप भरेंगे सिग्मा 2s2 और फिर सिग्मा स्टार 2s2, जहाँ पर ये जो सिग्मा वाले हैं ये होंगे आपके कौन से, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि जो स्टार वाले होंगे वो कौन से होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि आणविक कक्षकों में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो आपबाउ तथा पाउली के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के कक्षक उपस्थित होते हैं, एक होता है आबंधी आणविक कक्षक
और दूसरा होता है प्रतिबंधी आणविक कक्षक। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करे जाएंगे, इसके बाद भरे जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी एटम यानी किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके प्रभाव में रहते हैं, वो रहते हैं न्यूक्लियस के प्रभाव में। ये हमारा न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे और इन इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कार्य करता है, यानी कि नाभिक के धन आवेशित होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को वो अपनी तरफ क्या करता रहता है, आकर्षित करता रहता है। तो किसी भी परमाणु में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहते हैं तो उनके ऊपर उस एटम के न्यूक्लियस का इफेक्ट प्रेजेंट रहता है, उस परमाणु के नाभिक का प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन या फिर नाभिक आकर्षण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में पाए जाएंगे, किस में पाए जाएंगे, मॉलिक्यूल, यानी कि जब अणु में पाए जाएंगे, तो हमको पता है कि मॉलिक्यूल जो है वो तो 2 एटम से मिलकर बनता है। तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ एक न्यूक्लियस का इफेक्ट रहता है, लेकिन किसी मॉलिक्यूल में, किसी अणु में एक इलेक्ट्रॉन पर 2 नाभिकों का क्या रहता है, प्रभाव रहता है। क्यों? क्योंकि ये वाले नाभिक ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इस नाभिक ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये भी इस पर अपना इफेक्ट शो करेगा और ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये भी इस पर अपना इफेक्ट शो करेगा, यानी कि ये दोनों नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 न्यूक्लियस के अंडर में इफेक्टिव रहता है, जबकि एक एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो केवल एक न्यूक्लियस के अंडर में इफेक्टिव रहता है। यानी कि किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह केवल एक नाभिक के प्रभाव में उपस्थित रहता है, जबकि किसी अणु में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 नाभिकों के प्रभाव में उपस्थित रहता है। तो ये आपके पॉइंट्स थे जो रिलेटेड थे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, यानी कि आणविक कक्षक के सिद्धांत से। इन पॉइंट्स को आप एक बार और रिपीट करके अच्छे से एक एक पॉइंट का मतलब समझिए कि आपको समझाया क्या जा रहा है। आपको बेसिकली यहाँ पर समझाया ये जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन एटम में है तो वो सारी जो प्रॉपर्टी होंगी वो एटम के अकॉर्डिंग होंगी, एटॉमिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग होंगी, लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जब अणु बना रहा है, तो उसकी जो गुण होंगे वो उस अणु के अनुसार होंगे, यानी कि उस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग होंगे। अब जो ये पॉइंट है मैं आपको यही बताया गया है कि कौन कौन से एटम जो हैं वो आपस में मिक्स होकर के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो आज के लिए आपका एक्सप्लेनेशन सिर्फ यहीं तक है। इन पॉइंट्स को ध्यान से समझिए और आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं। बाकी जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट टर्न पे किया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।